माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल स्टैटिक स्टडीज़। आज का हमारा टॉपिक है कोप्लेनर फोर्स। तो लास्ट में हमने मोमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम कोप्लेनर फोर्स स्टार्ट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टू और मोर लाइन ऑन द सेम प्लेन, मतलब एक ही रिगेट बॉडी में दो से ज़्यादा फोर्सेस वर्क कर रहे हैं एक ही प्लेन में, तो उसे कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे। इसके टू टाइप्स होते हैं, कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स, जो मतलब कि जैसे ये कोई बॉडी है तो इसमें यहाँ पे ये पॉइंट है रेस्ट पॉइंट, यहाँ से इस ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ये हो गया कॉनकरेंट फोर्स। और इसी प्रकार से नॉन कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स, ये हो जाएगा जैसे ये कोई बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, कभी इधर कभी इधर, तो इसको नॉन कॉनकरेंट बोलेंगे। और जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जो फोर्स एक ही पॉइंट पर लगते हैं, उन्हें कॉनकरेंट बोलेंगे। और जो अलग अलग पॉइंट्स पे लगते हैं एक ही प्लेन में, उन्हें नॉन कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्स बोलेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें हम रिजॉल्व पार्ट निकालना सीख लेंगे ताकि हमें आगे कोई क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो हम देखते हैं, मतलब किसी फोर्स के कंपोनेंट्स निकालने को ही रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो हम इसका रिजॉल्व पार्ट देख लेते हैं कि मतलब कि जैसे ये कोई पॉइंट O है और इससे Q फोर्स लग रहा है और यहाँ से P फोर्स लग रहा है। मेरी रिजल्टेंट फोर्स है F। तो F के ये P और Q रिजल्ट पार्ट है, यही हमें आगे देखना है। यहाँ पे P से अटैच अल्फा एंगल बन रहा है, तो फिर ये इसका कंपोनेंट लेंगे, मतलब रिजल्ट पार्ट लेंगे, तो P इक्वल टू F, यहाँ इससे अटैच्ड है तो कॉस हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा। और Q इक्वल टू F, ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए साइन अल्फ़ा। तो इसी प्रकार से रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और ये रिजल्ट पार्ट निकालते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट O है और ये फोर्स F है, इस फोर्स F के कंपोनेंट्स है P एंड Q, और ये रिजल्ट पार्ट भी है। इसे आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं लेमिस थ्योरम। तो इसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। किसी बिंदु पर लगे तीन फोर्स, मतलब किसी एक पॉइंट पर तीन फोर्स एक्ट है, यदि वो संतुलन में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो मतलब जो एक फोर्स है जो बाकी टू फोर्सेस के बीच में जो साइन ऑफ एंगल बन रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसे थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम देखते हैं, ये कोई पॉइंट O है, इस पर तीन फोर्स एक्ट हो रहे हैं, F1 F2 F3। F1 और F2 के बीच में जो एंगल है उसे गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F2 और F3 के बीच में जो एंगल है उसे अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और F3 और F1 के बीच में जो एंगल है उसे बीटा से। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग F1 अपॉन F1 के सामने है F2 और F3 के बीच में जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा, उसका साइन लेंगे हम। तो साइन ऑफ अल्फ़ा एंगल हो गया इक्वल टू प्रोपोर्शनल है टू F2 इक्वल टू F2 के सामने है बीटा एंगल, साइन बीटा इक्वल टू F3 के सामने है गामा एंगल, साइन गामा। और ये हो गया लामिस थ्योरम का स्टेटमेंट, यही हमें प्रूफ करना था। अब इससे आगे करते हुए रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है हमें। तो
उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालेंगे। तो हम सपोज करते हैं पी एन क्यू दो फोर्सेस है, वो किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं, ये बिल्कुल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के सिमिलर है, सबको आता है, लेकिन फिर भी इसको प्रूव करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे ये कोई पॉइंट है ए, यहाँ से ये फोर्स जा रहा है पी, तो ए बी तो फोर्स पी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए डी फोर्स क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हुए यहाँ सी तक ड्रॉ करेंगे और सी और डी को ऐड जॉइंट कर देंगे। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ए सी हो जाएगा, और क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये भी पी हो जाएगा, और ए डी और बी सी पैरेलल है तो ये भी क्यू हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए, ये ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए हम सी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इनकी साइड्स सिमिलर है इसलिए ये भी अल्फ़ा एंगल हो गया, ये भी अल्फ़ा एंगल हो गया। तो ई बी सी इक्वल टू बी ए डी दोनों हो गए अल्फ़ा एंगल, सिमिलर हो गया। तो अब हमें ट्रायंगल ऑफ लॉ के अनुसार हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करते हुए हमारा मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल ए ई सी से, ए सी का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ए का स्क्वायर और ई सी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें ए सी तो पता है, आर हो गया रिजल्टेंट है ये, और ए ई को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ई, यहाँ पे लिखा है ए बी प्लस बी ई का स्क्वायर, और ई सी एज इट इज़ है। तो हम ए बी तो हमने पी से रिप्रेजेंट किया था पहले ही, तो हमें यहाँ पर बी ई और ई सी निकालना है। बी ई और ई सी निकालने के लिए हम इस डायग्राम से देखते हैं, ये निकालना है बी ई और ई सी। तो इसे निकालने के लिए हम यहाँ पे, ये राइट ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें हम कोसाइन ऑफ एंगल और साइन ऑफ एंगल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे जानते हैं बी ई और ई सी, बी और ई सी ये निकालने के लिए हमें ट्रायंगल बी ई सी लेना होगा। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बी ई सी ले लिया है। इससे हमें बी ई निकालना है, तो हम कॉस, चूँकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी ई, तो इसलिए हम कॉस अल्फ़ा लेंगे। कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब हमें बी सी की वैल्यू, ये इसके पैरेलल है तो ये भी क्यू हो जाएगी। तो ये बी ई की वैल्यू हो गई क्यू कॉस अल्फ़ा। और इसी तरीके से ई सी निकालने के लिए हम फिर से लेते हैं, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है इसलिए हम यहाँ पे साइन अल्फ़ा लेंगे। साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी की वैल्यू यहाँ पे भी क्यू है, तो ई सी इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज़ है जो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 में ये दो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये रिज़ल्ट आता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन अल्फ़ा स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फ़ा। अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ये रिजल्टेंट फोर्स के लिए। अब हम इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम tan थीटा लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल का जो एंगल था वो थीटा ही बना रहा था। थीटा लेंगे सी ई अपॉन ए ई, यहाँ से देख लेते हैं सी ई tan थीटा ले रहे हैं, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ये फॉर्मूला पुट कर दिया इसमें। तो हम जानते हैं सी और सी ई की वैल्यू होती है क्यू साइन एल्फ़ा और ए ई की वैल्यू है पी प्लस क्यू साइन एल्फ़ा। थीटा इधर टेन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये इसका डायरेक्शन है। तो इसके हम कुछ पर्टिकुलर केसेस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट देखते हैं, जब P और Q एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब P एंड Q एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और साइन ज़ीरो की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में। कॉस एल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। और फिर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, मतलब ये P प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये रूट से रूट कैंसिल होकर P प्लस क्यू आ जाएगी लास्ट वैल्यू। इस तरीके से थीटा यूज़ लेंगे तो हम जानते हैं कि साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। इसका सेकंड के अब एक कॉस सेकंड देखते हैं। जब P एंड Q अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो पाई हो जाएगा। और हम जानते हैं कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। तो उसी तरीके से पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2PQ हो जाएगा, क्योंकि कॉस एल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे पाई तो उसमें -1 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला हो जाएगा P माइनस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब इसका रूट करेंगे तो हम इसकी दो वैल्यूज आएगी प्लस माइनस P माइनस क्यू। तो जब P ग्रेटर देन Q होगा तब तो P माइनस क्यू वैल्यू आएगी इसकी, और जब Q ग्रेटर देन P होगा तब Q माइनस P आएगी इसकी वैल्यूज़। तो इसका जो डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन में भी ऐसे ही होगा। जब P बड़ा होगा तब ज़ीरो आ जाएगी वैल्यू, और जब Q बड़ा होगा तब पाई वैल्यू आएगी इसकी। इस तरीके से हम केस थर्ड देख लेते हैं। केस थर्ड में दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये अगर ये लाइन ऐसे सीधा होगा, पैरेललोग्राम नहीं बनाते हुए स्क्वायर अगर बनाता तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा π/2 हो जाएगा। और cos π/2 की वैल्यू होती है 0। तो उसी तरीके से आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। 2p और q भी 0 हो जाएंगे। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट में। तो डायरेक्शन इसकी देख लेते हैं हम। यहाँ पे साइन π/2 की वैल्यू होती है 1 और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे ओनली p होगा और q, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स q/p हो जाएगा। तो ये हमने मतलब कि 3 केसेस देख लिए थे, रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट पर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिजल्टेंट ऑफ मैनी फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। मतलब अभी हमने देखे थे 2 फोर्स एक्ट कर रहे थे एक ही पॉइंट पर, और अब हम देखेंगे कि कई सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पर। क्योंकि हम कोप्लेनर फोर्स पढ़ रहे हैं इसलिए एक ही पॉइंट पर एक्ट होंगे सारे फोर्सेस। तो इसे आगे बढ़ाते हुए हम रिजल्टेंट ऑफ मैनी फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ मैनी फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर कई फोर्सेस का रिजल्टेंट हम निकालना है। तो हम सपोज करते हैं F1 F2 F3 और इसके आगे के फोर्सेस एक पॉइंट ओ पर एक्ट है। तो हम डायग्राम से समझते हैं। ये F1 F2 F3 ये पॉइंट कोई ओ है, इस पर एक्ट हो रहे हैं। तो अब हम ये जो प्लेन है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, OX एंड OY से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और इनका जो रिजल्टेंट होगा इन फोर्सेस का वो R हो जाएगा। अब ये फोर्सेस F1 F2 F3 F4 से जो अटैच्ड एंगल बनेंगे वो α1 α2 α3 हो जाएंगे रिस्पेक्टिवली। और रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल बनेगा OX के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा थीटा।
अब हम यहाँ पे इसका रिजल्ट पार्ट देखेंगे तो ये फोर्स F1 F2 F3 F4 और F5 का जो रिजल्ट पार्ट हो जाएगा OX के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा, क्योंकि ये OX से अटैच्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हो जाएगा F1 cos अल्फ़ा रिजॉल्व पार्ट विद रिस्पेक्ट टू OX हो जाएगा यहाँ पर F1 cos अल्फ़ा 1 F2 cos अल्फ़ा 2, इस तरीके से फोर्स F तक ये हो जाएगा। और अब हम इसी तरह से OY के रिस्पेक्ट में हम रिजॉल्व पार्ट निकालेंगे। तो वो हो जाएगा साइन ऑफ एंगल होगा वो F साइन अल्फ़ा 1 F2 साइन अल्फ़ा 2 एक्सेट्रा, इसी तरीके से चलते जाएंगे। और ऐसे ही ये जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स R है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा R cos थीटा और वर्टिकल हो जाएगा R sin थीटा। R cos थीटा OY के रिस्पेक्ट में हो जाएगा R sin थीटा। अब हमने एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उसका रिजॉल्व पार्ट और उसी डायरेक्शन के जो भी सारे जितने भी फोर्स हैं उन सब का रिजॉल्व पार्ट का सम इक्वल होंगे। तो मतलब कि हम देखते हैं, ये थ्योरम है रिजॉल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस। तो इस देखेंगे हम, तो OX के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो देख लेते हैं R cos थीटा इक्वल टू F1 cos अल्फ़ा प्लस F2 cos अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश डैश। तो ये जो है ये OX के रिस्पेक्ट में है, तो हम इसे X सपोज कर लेते हैं। लेट इसको X सपोज कर लेते हैं। इस तरीके से साइन कंपोनेंट के लिए लेंगे R साइन थीटा इक्वल टू F1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस F2 साइन अल्फ़ा 2 प्लस डैश डैश डैश। अब ये क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है तो हम इसे y लेट सपोज कर लेते हैं। और अब ये जो दोनों है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर सम ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग एंड सम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो स्क्वायर करने पर देख लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होकर 1 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अब इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये आ जाएगा R इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका जो डायरेक्शन है वो निकाल लेंगे हम। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर डायग्राम से हम देखेंगे कि ये थीटा एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर बन रहा है y और इसका बेस है x। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं y अपॉन x और थीटा निकाल देंगे tan इनवर्स y अपॉन x। ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका। तो मतलब सिंपली ये भी देख सकते हैं कि सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट विथ OY का रेशियो और सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट विथ OX का tan इनवर्स थीटा मतलब डायरेक्शन होगी। तो ये तो हो गए हमारे रिजल्टेंट फोर्स हो गया 2 फोर्सेस पर और मैनी फोर्सेस पर हो गया। ये बेसिक्स हो गया कोप्लेनर फोर्स का। अब इसके आगे हम लोग कोप्लेनर फोर्स की थ्योरम देखेंगे और 1-2 एग्जाम्पल्स देखेंगे।
Thank you so much. Subscribe, like and comment. Thank you.